With globalization we have two concepts related. एक हमारा आता है making of a global world, which is actually the complete prequel of what we call the chapter which we are going to do today. एंड सेकेंडली हम लोगों ने कुछ फैक्टर्स उसमें पढ़े थे और उसमें मैंने आपको कहा था कि टेक्नोलॉजी प्लेज अ लॉन्ग लास्टिंग रोल. तो व्हेन वी से टेक्नोलॉजी तो उसमें आपका आता है इंडस्ट्रीज. आज हम लोगों के लिए इट इज वेरी मतलब कि हम वी आर लिविंग इन 2022 वेयर इंडस्ट्रीज का मतलब छोटे से छोटा बच्चा भी जानता है. Even a school going kid who has just entered वो भी जानता होगा फैक्ट्री किसको कहते हैं. But this age was not a, you can say कि ये रातों रात नहीं आया था. It was not overnight. ये जो पीरियड है ऑफ इंडस्ट्रीज, हाउ दे स्टार्टेड. इंडस्ट्रीज वर नॉट व्हाट वी सी टुडे, बड़ी बड़ी मतलब कि बहुत बड़ा सा एरिया जिसमें बड़ी बड़ी मशीनें रखी हुई हैं. दैट इज कॉल्ड एज इंडस्ट्रीज. नो, नॉट एट ऑल. तो द पीरियड हाउ इट केम बिफोर दैट उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज प्रोटो इंडस्ट्रियल. और जिन बच्चों के पेपर में भी ये स्कूल में मतलब आ रहा है, प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन इज वन ऑफ द कंसेप्ट विच में आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है, व्हाट इज प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन. So the very first is before the industries actually came up. और सबसे पहला जो आपका जितने रेवोल्यूशन हुए थे, whether it is the revolution of printing press, the revolution of any technology, they took place in or around industries. They all took place in or around Europe. और इसीलिए हम उस पीरियड को जो बिफोर इंडस्ट्रीज एक्चुअली सेटअप हुए थे उस हम पीरियड को बोलते हैं प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन. दिस इज अ वन मार्कर क्वेश्चन इन द बोर्ड्स. एंड फिर स्लोली स्लोली व्हाट स्टार्टेड इज, ऐसा नहीं होता था कि इंडस्ट्रीज में रॉ मटेरियल्स आपके आ रहे हैं, फिनिश्ड गुड्स बन रहे हैं. नो, नॉट एट ऑल. क्या स्टार्ट हुआ, उसमें मर्चेंट्स जो होते थे, यानी कि द वन हु वर इन द बिजनेस, वो लोग अपना सामान जो है गांव से बनवाते थे. यानी कि जो गांव है जिसको आज हम रूरल बोलते हैं, दैट वाज एक्चुअली द हब ऑफ इंडस्ट्रीज. और ये इंडस्ट्रीज ऐसी नहीं थी जिनमें हम लोग चीजों को मशीनों से बनाते थे. दे वर ऑल इन द हैंडमेड एरियाज. और अब क्या था, अर्बन एरियाज के अंदर प्रॉब्लम क्या थी, देयर यूज्ड टू बी कमीशंस, देयर यूज्ड टू बी गिल्ड. गिल्ड का मतलब हो जाता है आपका टैक्सेस जिसको हम बोलते हैं उस तरीके से. देयर यूज्ड टू बी अ यूनियन. एंड ये जो यूनियंस होती थी, दे विल नॉट अलाउ एवरीवन टू एंटर इनटू देयर फील्ड. आज आप चाहते हो, एनी वन ऑफ यू वांट्स टू बिकम अ बिजनेसमैन, आज आप में से कोई भी बच्चा कहता मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, तो द पर्सन इज, आज बॉय है गर्ल है, यू डोंट नीड टू हैव दिस मच ऑफ अमाउंट टू स्टार्ट अ बिजनेस. लेकिन उस वक्त में क्या होता था, कंपटीशन को अलाउ नहीं करते थे. प्राइस को वो लोग अपने आप ही मार्क करते थे. एंड कोई भी नया बिजनेसमैन अगर आना चाहता था तो उसको रोक लिया जाता था. and that is why many of the business people who wanted to do the business but they did not have any means, वो लोग गांव में जाते. वहां पर जो आपके peasants होते थे, farmers, they would be given the money. उनको द बिजनेस, जो इंडस्ट्रीज होती थी, ऐसा नहीं है कि वो लोग वहां पर मशीनें लगा के बैठे हैं. दे वर ऑल द पीजेंट्स. ये जो पीजेंट्स हैं, दे वुड बी इन देयर फ्री टाइम, क्योंकि उनके पास दूसरा काम नहीं होता था. द मेन प्रॉब्लम वाज द सेम जो इंडिया के अंदर भी है. एग्रीकल्चर इज अ सीजनल जॉब.
When you are harvesting, you require labors. When you are sowing the field, you require, जब आप soil को तैयार करते हो, you require people, but other time you don't तो उनके पास भी वही होता था, they used to be free. Then there were also people who did not have any land. तो ये जो छोटे छोटे फार्मर्स होते थे उनको एडिशनल चाहिए होता था. एंड इसमें जब वो मर्चेंट्स आते थे, उनको पैसा देते थे, उनको बोलते थे आप सामान बना कर दो, तो दे वुड बी प्रोड्यूसिंग द गुड्स. सो दैट वाज हाउ actually the industrial, what we call as system, started. We don't call it as industry. Completely सब कुछ जो था मर्चेंट्स के हाथ में था. The goods were produced by the peasants और वो लोग अपनी ही घर में बैठकर करते थे. एंड देन ये जो फिनिश्ड गुड्स होते थे वो अलग 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 अलग, जैसे उसमें आपके होते थे पॉलिशिंग अलग होता था, स्टेपलिंग उसको करना वो अलग होता था, उसमें जो तय मारना होता था, जैसे हम अपने साड़ियों वगैरह को तय मारते हैं तो उसके लिए अलग होता था. सो इट वुड पास थ्रू मेनी स्टेजेस एंड अल्टीमेटली इट वुड रीच लंदन. आपका लंदन में मैनचेस्टर एंड लीड्स जो है, लीड्स एंड मैनचेस्टर, दे आर द फैशन हब. उनको हम लोग फैशन हब बोलते हैं. बेसिकली आपकी जो पहले आपकी जो इंडस्ट्रीज थी वो वहीं सेट हुई थी, लीड्स एंड मैनचेस्टर में ही सेट हुई थी. एंड देयरफॉर वहां पर आपकी पॉलिशिंग होती थी. इवन बहुत बार हम बोलते हैं मैनचेस्टर हैज कम टू इंडिया, आगे आप पढ़ोगे. So it was actually the hub where the products would be polished and then it would be supplied in the international market. कल जब मैं आपको, when I was teaching you globalization, I told you one concept that इंडिया के अंदर जो आपका सीलमपुर है या फिर आपका जो गांधी मार्केट है, there the jeans are made and then these jeans are supplied to the international market where they are sold at a rate of 6,000 rupees. In even at the end I showed you the picture from the book also. ये सेम कंसेप्ट बच्चे पहले आपके इंडस्ट्रीज जो आपके यूरोप में आया था वहां हुआ करता था. The goods would be made by the peasants at their place. वो कैसा भी बना होगा. एंड देन दे वुड बी ट्रांसफॉर्म. उसके अलग अलग स्टेजेस होते थे, स्टिचिंग होता था, स्टेपल होता था, मतलब उसको तय मारना, उसको पैक करना, एंड देन दे वुड बी सेंड टू लंदन जहां उनकी पॉलिशिंग होती थी, एंड देन दे वुड बी सोल्ड आउट इन द मार्केट. अब धीरे धीरे जो मर्चेंट्स थे उनको लगने लगा कि हर बार they have to go to the villages and then they have to supply the raw materials, they have to supply the money. और इसी वजह से कुछ लोगों ने सोचा कि अगर वो एक बड़ी सी जगह ले ले एंड उसमें ये जो पीजेंट्स है इन्हीं को बिठा ले एंड वहां पर बिठाकर दे मे स्टार्ट वर्किंग. एंड दैट वाज हाउ द फर्स्ट फैक्ट्री केम अप. जो आपकी फर्स्ट फैक्ट्री थी वो आपका 1730 के आसपास में दैट केम अप. लेकिन ये फैक्ट्री वैसा नहीं था जिसमें मशीनें लगी होती थी. दिस वाज ऑल मेड बाय पीपल विल बी सिटिंग और वो अपने सामने जो है जो भी उनको करना होता था, जैसे एक सिलाई कर रहा है, दूसरी कढ़ाई कर रहा है, एक कटिंग कर रहा है, तो एवरीवन विल बी ऑन द सेम. मतलब टेक्सटाइल्स के आपके थे सबसे ज्यादा जो था टेक्सटाइल्स था, फिर आपका आयरन स्टार्ट हुआ, आयरन मिल्स हुआ था. सो एवरीथिंग विल बी देयर. Instead of their home they would be sitting in the factory. Now basically 18th century तक आपका फैक्ट्री कौन सा होता था? फैक्ट्री आपके रूरल एरियाज जो आपके बिल्कुल गांव और शहर के बीच में जो आपका कंट्री साइड होता था वहां यू वुड बी फाइंडिंग द, जहां ब्यूटिफुल लैंडस्केप है, जहां आपको पहाड़ भी दिखाई दे रहे हैं, उन जगहों पर you will find these kinds of small factories. And they now started increasing their production
पहले ब्रिटेन में 2.5 मिलियन पाउंड रॉ कॉटन आता था, बाद में धीरे 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 बिकॉज टेक्सटाइल मिल्स आपके बढ़ गए, आयरन एंड स्टील के बढ़ गए, तो आपका जो सामान था, रॉ मटेरियल्स थे, वो भी आपके बढ़ गए। Now, अब फैक्ट्रीज आने से क्या हुआ, फायदा क्या हुआ? एक, द फर्स्ट ऑफ ऑल एवरीथिंग कुड बी डन विद इन वन एरिया, एक ही जगह पे सारे काम हो जाते थे। नाउ देयर वर स्मॉल मशीन्स, आपके साथ साथ में मशीनें भी आने लग गई, एंड देन मशीन होने की वजह से व्हाट हैपेंड, दैट वुड इंक्रीज द बेटर व्हाट यू कॉल एज द क्वालिटी, एंड ज्यादा भी। अगर मैं एक सामान को अपने हाथ से बनाती हूँ तो दैट वुड टेक हाफ एन आवर, बट इफ आई एम मेकिंग इट विद अ मशीन देन डेफिनेटली इट टेक्स ओनली 15 मिनट्स, बट इफ आई एम स्किल्ड। अब सबसे पहला हमारा जो बेसिकली कहीं पर भी हुआ था तो वो था कॉटन, and it was now easy for managing and supervising the labor because किसी जगह पर जाकर उनको परेशान करना या फिर उनसे सामान मांगना, sometimes they may not be able to produce you but within the factory करना, that became easy, and this was how the factories were set up. ये वाला जो पेपर में आपका जो पेस ऑफ इंडस्ट्रियल चेंज है 1 2 3 4 5, this comes for a 5 marker question, मतलब whenever it has come, this question is always in a in the option, it always comes in the option, मतलब जितने भी आपके इंडस्ट्रियलाइजेशन वाले चैप्टर्स हैं, because everyone is not going to have the chapter, so this comes in an option, मतलब कोई ना कोई एक इसके साथ ऑप्शन आता है। नाउ उस वक्त कॉटन एंड मेटल, मेटल क्यों? जितने भी आपकी मशीनें आएंगी, मशीनें बनाने के लिए आपको आयरन एंड स्टील की जरूरत पड़ेगी, एंड कॉटन वाज अ लीडिंग, द सेकंड वन वाज आयरन एंड स्टील, एंड लेटर ऑन when the goods were supposed to be transported from one place to another, तो सबसे ज्यादा जरूरत पड़ी रेलवेज की, तो रेलवे लाइन बिछने लग गए, एंड जब रेलवेज आपके बिछे तो तब भी आपको आयरन एंड स्टील की हुई, एंड इन दिस मैनर आपका जो एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ आयरन एंड स्टील है एंड कॉटन है, दैट grew very strong in Britain. Now ये पीरियड वही था जो मैं बार बार आपको बता रही हूँ कि मोस्ट ऑफ द पीपल डिड एवरीथिंग विद देयर हैंड्स। टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड इंडस्ट्रियल सेक्टर्स तभी इतने ज्यादा नहीं थे। द ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज वर द वन विच वर मोर प्रोमिनेंट। इनफैक्ट आपको पता है उस टाइम में हैंड से बनी चीजों की ज्यादा वैल्यू होती थी, अभी भी है। अगर आप कभी भी दुकान में जाओगे and if you ask the shopkeeper what is the price of a chart paper and what is the price of a handmade paper, you will always see that a chart paper will be costing you around 2 rupees or I think 5 rupees, and जो handmade है वो 20-25 rupees का आता है। सो जो हैंडमेड की क्वालिटी होती है या हैंडमेड का जो एक अपना एक मतलब some people have that attachment, तो उस वक्त में ये बातें वहां पर भी थी, ब्रिटेन में भी थी। जो रिच पीपल हुआ करते थे दे वुड नॉट प्रेफर द मशीन मेड प्रोडक्ट्स। तो हैंडमेड इंडस्ट्री जो थी, दैट व्हाट आई सेड राइट नाउ, जो मैं आपको बोल रही थी सिलाई एंड कढ़ाई, तो दीज वर हैविंग मोर प्रोमिनेंस। द कॉटन और मेटल इंडस्ट्री कुड नॉट सेट द चेंज ऑफ पेस इन द ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज। हाँ, उनमें छोटी 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 चेंजेस आई थी। जैसे अगर आप घर में भी देखोगे ना, अगर आप अपने घर में अपने दादा दादी या किसी और से पूछोगे, दे वुड नॉट प्रेफर यू नो द ग्राइंडर एंड मिक्सर। उनके लिए वो कुटी हुई चीजों की जो वैल्यू है, दे डोंट हैव दैट वैल्यू फॉर द मशीन्स। तो द सेम थिंग वाज देयर। छोटी छोटी चेंजेस लाइक फूड प्रोसेसिंग, देन पॉटरी, ग्लास वर्क, टैनिंग, यानी कि आपके लेदर का जो काम होता है फर्नीचर वगैरह में, थोड़ी थोड़ी चेंजेस आई थी, थोड़े इनोवेशंस आए थे, but the technology took a long time to spread across the industrial landscape. First cost of machines were too high. Then merchants और इंडस्ट्रीज को लगता था कि मान लो मशीनें खराब हो गई तो फिर उसको ठीक कौन करेगा।
The machines were not as effective. And then, moreover, a typical worker in the mid 19th century was not a machine operator. आज तो आपको वर्कर का मतलब ही मशीन ऑपरेटर्स भी होते हैं, दोज हु आर स्किल्ड इन ऑपरेटिंग द मशीन्स. लेकिन उन दिनों में तो वो वही ट्रेडिशनल क्राफ्ट पर्सन ही होते थे जो अपने घरों के अंदर हाथों से बनाते थे. उनका मशीनों पे काम करना वॉज नॉट दैट मच feasible. Secondly, as I said, अभी आप पढ़ोगे, हैंड लेबर एंड स्टीम पावर, ये हमारा नेक्स्ट है. जो मशीन मेड गुड्स होते थे वो स्टैंडर्डाइज्ड होते, वो अभी भी आपको पता है. अगर आप दुकान में जाओगे, इफ यू वांट टू बाय एनीथिंग, डेफिनेटली दैट्स बेटर आल्सो. तो दे हैव अ स्टैंडर्ड प्रोडक्ट. वेर एज जो हाथों से बनी होती है उनमें आपके क्वालिटी फिनिशिंग होती है. अभी तो हमारे पास वो चैप्टर नहीं है प्रिंटिंग वाला. प्रिंटिंग वाले में एक बहुत ही प्यारा सा, मतलब कि देयर इज वन वेरी ब्यूटिफुल डिस्क्रिप्शन कि जो पहली बार प्रिंटिंग से बाइबल बना था. बाइबल वॉज द फर्स्ट बुक विच वॉज प्रिंटेड. आई एम टॉकिंग अबाउट द इंडस्ट्रीज. तो इवन दो इट वॉज मेड इन द इंडस्ट्री, लेकिन इंडस्ट्री या फिर मशीन ऐसी नहीं होती थी, वो हाथों से बनाने वाली मशीन होती थी. उसका जो पहला, मतलब उसका जो मेन फॉर्म होता था वो हाथों से लिखा हुआ होता था और उसको सिर्फ छापा जाता था, जस्ट लाइक फोटोस्टेट और यू कैन से कार्बन कॉपी. तो जो उसके साइड में जो आपके होते थे, द साइड वो जो होते थे, दीज ऑल वर, उसको जो है जैसे आपको खरीदना है तो एज यू विश, जो साइड का बॉर्डर होगा, आप चाहते हो उसमें आप जीसस क्राइस्ट की फोटो लगाना चाहते हो, उसमें जीसस क्राइस्ट की फोटो लग जाएगी. दूसरा चाहता मदर मैरी की फोटो लगाना है तो मदर मैरी की फोटो बन जाएगी. तो इवन दो दे वर मेड यूजिंग द मशीन्स, बट जो उसकी एम्ब्रॉयडरी वगैरह होती थी वो हैंड फिनिश्ड ही होती थी. So the people from the upper class preferred things produced by hand. And that was how मशीनों को आने में, इंडस्ट्रीज को आने में जो है थोड़ा सा टाइम लगा. बट इट वॉज नॉट लाइक इन अमेरिका. अमेरिका के अंदर मशीनें भी जल्दी आ गई थी. इनफैक्ट वहां पर लेबर्स की बहुत शॉर्टेज थी. So this is how machines came into existence. The machines were not the same what you think. मैं भी नहीं सोच सकती हूँ. Nobody among us can think about the machines which were there at that point, because those machines were completely different. They were hand operated. आज हमारे पास क्या है? Everything is machine operated. Everything is electric operated. Everything is having its own, computerized भी है. यू आर हैविंग द कंप्यूटराइज, आप उसमें कंप्यूटर के अंदर फीड कर देते तो देन इट विल बी ऑपरेटिंग अकॉर्डिंगली. बट वो चीजें नहीं थी. ये सब तो आपके अभी 21st सेंचुरी में आया है. 17th सेंचुरी में मोस्ट ऑफ द मशीन्स वर वेरी रॉ. वो बड़े रॉ लगते थे देखने में. एंड इनफैक्ट स्टार्टिंग के मशीनें तो इतने से काम करने के लिए भी इतने बड़े बड़े होते थे. इवन द फर्स्ट कंप्यूटर, इफ यू सी, इट वॉज अ रूम बिग. बट ये जो वर्कर्स थे, क्योंकि वर्कर्स को क्या काम था? वर्कर्स वांटेड एक्स्ट्रा इनकम. The main problem for the workers was that they wanted extra income. They were not actually workers. They were actually the peasants who wanted a second income. लेकिन जब उन्होंने देखा कि फैक्ट्रीज बाहर की तरफ लग गई हैं, तो they started migrating from the villages to the cities. अब इतने तो हमारे पास में ना तो इंडस्ट्रीज थी और ना ही इतने सारे आपके जॉब्स थे. सो जॉब को फाइंड करना जो है, मिलना जो है, दैट वाज नॉट सो इजी. या तो आपका कोई दोस्त होगा या फिर कोई आपका एग्जिस्टिंग पर्सन वहां रहता होगा. अगर वो आपको जॉब दिलवा देगा तो ठीक है, नहीं तो राम भरोसे. देन many people had to wait for long period. अब गांव में तो वो लोगों के पास अपना घर होता था, शहरों में वो नहीं होता था. द सिमिलर सिचुएशन यू कैन सी इवन इन इंडिया ऑल्सो. when the migrants come to any city, they don't have the shelter, and what happens is that is how the slums are born, because they don't have the areas to sit, to
get a shelter to sleep. तो ये लोग क्या करते थे, कहीं पर भी रैन बसेरा हम बोलते हैं हिंदी में, we call रैन बसेरा. और रैन बसेरा का मतलब होता है the government provides night shelters to people who are roaming around here and there in the cold. तो उनको रात को वहां रुकने के लिए रात को जो है जगह मिल जाती है. So many of the people used to stay in the night shelters, night refuge, and the poor law authorities ने casual wards बना रखे थे, but they were not getting all the jobs. जिस खुशी में वो लोग आते थे, क्योंकि मर्चेंट्स पहले जाते थे, वो सामान वहां से बनवाते थे, उनको लगा शहरों में जो है हमें नौकरी मिल जाएगी. कुछ हमारे जो जॉब्स थे या फिर कुछ हमारे जो प्रोडक्ट्स थे दे वर सीजनल. जैसे आपके बाई मतलब बुक्स होती थी, बुक बाइंडिंग. क्रिसमस के आसपास में द बुक बाइंडिंग वाज गुड इन नेचर. बाकी टाइम इट विल नॉट बी देयर. सो व्हेन द demand for the laborers will be there, they would be appointed, and once the season would be there, क्योंकि उस वक्त में ना तो कोई लेबर लॉ था, जो कल मैं आपको पढ़ा रही थी. देयर वॉज नो लेबर लॉ, देयर वॉज नो कंपनी लॉ, देयर वॉज नो लॉ जो इन पुअर जो मतलब कि काम वर्कर्स हैं उनको प्रोटेक्ट कर सके. Some of the people would return back, others would start staying back, and वही काम करते थे. जैसे हमारे यहाँ पर क्या है, अगर आप रिक्शा वगैरह वालों से बात करोगे तो you will find many of the rickshaw pullers are the peasants who have migrated from their rural areas to city. I have one personal example of this. एक मेरा मतलब कि when I had shared that day also, as I was telling that I had one interaction with one of the rickshaw puller. Actually, he used to carry. I used to travel in his rickshaw only whenever I used to go to my mom's place. So he would be telling me about, sometimes he would say, Didi, aap, matlab, I and my sister used to go. So he would be asking, Didi, nahi hai. So aise hi I came to know that he is actually a farmer. And when the farming season is there, he stays back in Bihar. And when the farming season is over, he comes over here and he doesn't find any job, so he pulls a rickshaw. तो यही वहां पर भी उस वक्त में यही हाल था. That when the peasants had the work, they would work. कुछ तो वापस चले गए कि चलो हम वहीं पर काम कर लेंगे. But some of them stayed back, and when they did not find any work in the factories, they started doing the odd work like cobbler या फिर painter, जो भी काम मिल जाता था. दूसरी प्रॉब्लम क्या थी, एट दैट टाइम द वेजेस जो थे इतने नहीं थे. एज आई सेड, देयर वाज नो वेज लॉ, देयर वाज नो लेबर लॉ, देयर वाज नो मतलब ऐसे कोई लॉ नहीं था जो इनको प्रोटेक्ट कर सके. तो इसी वजह से क्या होता था, जो इनके वेजेस होते थे, जो इनके मतलब कि इनकी जो इनकम होती थी, दैट वाज फ्लक्चुएटिंग. दिस वुड आल्सो बी सब जब अच्छे अच्छे मतलब कि टाइम होता था, they would get good amount of money also. But when they did not have the work, they would be extremely poorly treated. Slum रहता था, slum areas में ये लोग रहते थे. And during इकोनॉमिक स्लम्स, यानी कि जब इकोनॉमी आपका थोड़ा डाउन रहता है तो अनएम्प्लॉयमेंट आपकी 75% तक जाती थी. And they did not have proper facilities of house, they did not have proper facilities of hygiene. इनका जो system of living था वो भी बहुत ही poor था. The chapter, one of the chapter we have, and now I think it is omitted and even it is not there in the book. There used to be one chapter, उसके अंदर ये बहुत सुंदर सा दिया हुआ था कि ये जो laborers थे, when they settled down in UK, and then in India it was for the Mumbai, मतलब उसमें parallelly दो cities का दिया हुआ था. तो ये लोग जिन जगहों पे रहते थे, it was very shanty, without any air, without any मतलब पूरा का पूरा. And there were many of the writers जिन्होंने इसके ऊपर कहानियां भी लिखी हैं. I don't remember, I had one novel also that was actually completely on the life of a labor.
कि ये लोग कितने पोल्यूशन में रहते हैं. दे हैव टू लिव इन द शैंटी, वेरी वेरी नॉइजी स्मोकी एरियाज, विदाउट एनी हाइजीन, विदाउट एनी वाटर. नाउ थोड़ा टाइम हुआ और टेक्नोलॉजी थोड़ा और डेवलप हुआ, और ये वाला जो जो दो पॉइंट्स हैं, दिस इज वन ऑफ द वेरी वेरी you can say common question in boards, very very common questions in boards, कि what is spinning, why was spinning jenny, इसको जब इंट्रोड्यूस किया तो अटैक बाय द विमेन. आपके बुक में राइट साइड में स्पिनिंग जेनी की फोटो भी बनी हुई है. तो धीरे 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 जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आपकी बढ़ने लगी, तो स्पिनिंग जो कपड़ों को स्पिन करता है उसको इंट्रोड्यूस किया गया, जिसको कहते थे स्पिनिंग जेनी. नाउ व्हेन स्पिनिंग जेनी वाज इंट्रोड्यूस्ड, तो मेनी पीपल स्टार्टेड अटैकिंग देम. जिन जिन, हाँ मतलब कि इसमें होता था, वो सब जो है वहां पे जो है जाकर उसको तोड़ फोड़ कर देते. क्यों? क्योंकि वो लोग हैंड स्पिन से काम करते थे, और जब स्पिनिंग जेनी आएगी तो उन लोगों की नौकरी चली जाएगी. और इसी वजह से डर के मारे उन लोगों ने जाकर जो है, जहां जिस जिन फैक्ट्रीज के अंदर स्पिनिंग जेनी थी उसको अटैक करना शुरू कर दिया. लेटर ऑन व्हेन कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, रेलवेज, जब ये सारी चीजें जो है बनने लगी, तो लोगों को नौकरी मिलने लग गई, और धीरे 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 दे स्टार्टेड अडेप्टिंग टू दीज चेंजेस. स्लोली स्लोली दे स्टार्टेड अडेप्टिंग टू दीज चेंजेस. पहले तो उनको यही लगता था, क्योंकि विमेन वर मोर और लेस engaged even either in the textiles or in the matchbox factories. ये लोग ऐसी जगहों पे काम करते थे. तो जब यहाँ पे चेंजेस आए तो इनको लगा कि भाई मशीनें आ गई तब तो हमें नौकरी से निकाल देंगे. लेटर ऑन कंस्ट्रक्शन आने लग गए, ट्रांसपोर्ट आने लग गया, रेलवेज आने लग गए. सो धीरे 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 दे गॉट जॉब इन अनदर एरियाज, एंड स्लोली स्लोली दे स्टार्टेड अडेप्टिंग टू दीज टेक्नोलॉजी. दिस वॉज हाउ इंडस्ट्रीज का जो चेंज था वो आया, एंड इट ऑल्सो चेंज द लाइफ ऑफ द पीपल. इस वाले में, इस वाले मतलब की पोर्शन तक में आपके वाई वॉज, मतलब कि व्हाट इज प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन, देन आपका ये वाला व्हाई डिड द विमेन जो है दे अटैक द स्पिनिंग जेनी, देन हाउ वाज द लाइफ ऑफ वर्कर्स, ये वाला जो है, दीज आर सम ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ ये हम लोगों ने अभी तक जो पढ़ा है, वी हैव स्टडीड अबाउट इंग्लैंड. This is because Europe was the first area where industries had come up. अमेरिका हमेशा थोड़ा अलग रहा, but Europe was the one which had actually got all these benefits. And as I said, Leeds and Manchester were the areas जहां आपकी इंडस्ट्री सबसे पहले आई थी. इसीलिए अगर हम लैंड की प्रॉब्लम कहें, वर्कर की प्रॉब्लम कहें, हाइजीन की प्रॉब्लम कहें, स्लम की प्रॉब्लम करें, हम सारे प्रॉब्लम्स को हम लोग यूरोप के अंदर देख सकते हैं. नाउ पैरेलली वी हैव टू गो टू इंडिया. अब हम इंडियन के अंदर आते हैं. अब इंडिया के अंदर क्या था, सेम ऐसा ही था जैसा इंग्लैंड के अंदर था. हमारे यहाँ पर भी जो है, वी यूज टू हैव द इंडस्ट्रीज नहीं थी, बट जो हमारे क्राफ्टमैन होते थे, या अभी भी हैं, इनफैक्ट आपको तो मैं होते थे नहीं बोलूंगी, टिल डेट इफ यू गो टू द रूरल एरियाज यू विल फाइंड हैंड, जो घर के अंदर जो है विलेज इंडस्ट्रीज आपको आज भी मिलेंगी. मेनी ऑफ द ग्लोबल कंपनीज, जो बड़ी बड़ी कंपनीज जिनका हम नाम लेते हैं, वो लोग इन लोगों से काम करवाते हैं. द हैंड एम्ब्रॉयडरी, द हैंड प्रिंटेड, ब्लॉक प्रिंटिंग आपका, देन आपका जो आपके व्हाट यू कॉल एज द हैंड स्पन, हैंड लूम. आज भी हमारे इंडिया के अंदर हैंड लूम, हैंड स्पिन्स, हैंड प्रिंट, ब्लॉक प्रिंट, ये आज भी बहुत फेमस है. दिस इज टिल डेट. नाउ इंडिया के अंदर हमारा जो पहला था वो था सूरत और हुगली.
सूरत आपका गुजरात एंड हुगली आपका जो है इन वेस्ट बंगाल, बट स्लोली स्लोली इन एरियाज के अंदर जो है ट्रेडिंग आपका डिक्लाइन हुआ, एंड कैलकाटा मेन आपका एंड बॉम्बे जो है दैट इमर्ज्ड एज द इंडस्ट्रियल सेटअप। इनफैक्ट जो फर्स्ट इंडस्ट्री थी, टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी, वो आपकी बॉम्बे में सेट हुई थी। गुजरात आपका सूरत था बिकॉज द पारसीज केम देयर, एंड दैट वाज आल्सो द एरिया ऑफ पोर्ट। और जहां जहां पर भी आपके पोर्ट एरियाज हैं वहां पर यू विल सी इनफैक्ट ऑल द पोर्ट एरियाज, लाइक आपका केरला जो है वो गोल्ड कोस्ट कहलाता है हमारा, क्योंकि वहां से आपके जो है काली मिर्च, द ब्लैक पेपर यूज टू गो। देन विशाखापट्टनम और वहां पर मछलीपट्टनम, they were the trading centers. So these were some of the trading centers which existed. Now हमारे इंडिया के अंदर सबसे बड़ी जो नुकसान था वो था द कमिंग अप ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी का अगर आप थोड़ा सा बैक में 6th या 7th का हिस्ट्री याद करोगे तो यू विल रिमेंबर दैट दे केम हियर टू एस्टैब्लिश द फैक्ट्रीज। उन्होंने जब मुगल एम्परर से जब परमिशन लिया था तो दैट वाज ओनली टू एस्टैब्लिश ट्रेड रिलेशनशिप, but slowly they started interfering in the political powers, and then उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने अपना पूरा मोनोपोली, मोनो का मतलब होता है सिंगल, एंड पोली मतलब उन्होंने पूरा कंट्रोल रखना शुरू कर दिया ऑन ट्रेड एंड टैरिफ्स। मतलब जो जैसा वो कहेंगे वही जो है दैट वुड बी डन। It would not be done on the basis of the merchants, but it would be done on how the company wants, East India Company wants. तो सबसे पहला उन्होंने क्या काम किया, जो आपके ट्रेडर्स या ब्रोकर्स होते थे जो गांव से शहर को कनेक्ट करते थे, वही सेम था। शहर से लोग आते थे गांव में, they would be giving them the money, they would be giving them the raw materials, then they would be taking back the finished product. तो वो जो मिडिल थे उनको उन्होंने हटाना खत्म कर दिया। उन्होंने लोगों को कहा कि हम आपको डायरेक्टली पैसा देंगे, एंड वीवर्स जो है दे वुड बी गिविंग द फिनिश्ड प्रोडक्ट्स टू द कंपनी। शुरू शुरू में तो वीवर्स को ये बातें बहुत अच्छी लगी क्योंकि मिडिल मैन के होने की वजह से काफी प्रॉब्लम्स होती थी, लेकिन लेटर ऑन, वन मार्कर क्वेश्चन है ये, दिस इज अ वन मार्कर क्वेश्चन, लेटर ऑन द ब्रिटिश had appointed a paid servant जिनको बोला जाता था गुमाश्ता। आज भी अगर आप लोग जो हो किसी से भी पूछोगे ना व्हाट इज गुमाश्ता, तो गुमाश्ता इज अ पेड सर्वेंट। अब ये जो गुमाश्ता होता था ना, ही वॉज नॉट अ, मतलब नॉर्मली ही वुड नॉट बी वेरी स्मूथ। उसका काम तो था वीवर्स को सुपरवाइज करना, उनको एडवांस में पेमेंट देना, एंड देन जो सप्लाई होता था उसको एग्जामिन करना। लेकिन कई बार ये क्या करते थे, ये लोग मार पीट पर भी उतर आते थे, दे वुड बिकम इवन रफ। जो कंपनी का पॉलिसी था, रूल था उनका, ये था कि अगर आप हमसे यू आर डीलिंग, देन यू शुड नॉट डील विथ एनी अदर बायर। एंड इसके लिए वो लोग क्या करते थे, कॉन्ट्रैक्ट भी साइन करवाते थे और एडवांस सिस्टम देते थे। एडवांस कैसे देते थे, एडवांस वाज नॉट अ पेमेंट, एडवांस वाज अ लोन, कि आप हमसे लोन लो और हमारे लिए काम करो। इंडिगो, इवन हम लोग जब इंडिगो प्लांटर्स थे उनसे भी यही उनकी प्रॉब्लम होती थी। वो कहते थे लैंड भी हम आपको देंगे, सामान खरीदने का पैसा भी हम आपको देंगे, लेकिन जो भी आप बनाओगे वो सिर्फ हमें सेल करोगे, यू विल नॉट सेल इट टू एनीवन एल्स। So once a weaver took the advance, he would not be able to sell his produce. अगर उसने ज्यादा भी बना रखा हो तो वो किसी और को, मतलब वो एडवांस देंगे। अब कितना बनाना है ये वीवर की प्रॉब्लम है। अब वीवर ने मान लो 100 बनाए हैं और कंपनी ने 50 ही खरीदा है, तो जो बाकी 50 होते थे ही कुड नॉट सेल इट टू एनी अदर बायर्स। दिस मतलब कि देन दे वुड बी प्रेशराइज्ड
within the given time they have to produce this much. पहले वो लोग जो है अपने लैंड की भी देखभाल कर सकते थे, बट नाउ दे हैड नो टाइम फॉर देयर कल्टीवेशन, एंड उनको अपने लैंड्स को भी जो है किसी और को रेंट पे देना पड़ गया. ये जो गुमाश्ता होता था, मोस्ट लाइकली ही वाज द व्हाट वी कॉल एज पपेट ऑफ ब्रिटिश. तो जब इसका मतलब इसको लगेगा कि द वीवर्स आर नॉट वर्किंग अकॉर्डिंग टू हिज इंस्ट्रक्शन, तो वो सिपाही को पियंस को लेकर आएगा, और जो वीवर्स उनका काम नहीं करेंगे उनके साथ में जो है हमेशा मारपीट दंगाबाजी रहता था. एंड रिजल्टेड इन दिस resulted in many weavers leaving this industry forever. Can you imagine? Can you imagine कि हमारे यहाँ पर ऐसे वीवर्स थे, लेकिन उनको अपना ये काम छोड़ना पड़ गया. Many of the people fell into debt trap because they were not able to return back the money. They were not able to fulfill the demand. In many areas like Karnataka, आपका कर्नाटका, बंगाल, वीवर्स जो है विलेज छोड़कर भाग जाते थे. कई जो थे उन्होंने जो है लोन लेने से बंद कर दिया, कई लोगों ने तो वो काम ही छोड़ दिया. दिस इज हाउ द इनिशियल पीरियड ऑफ इंडस्ट्रीज इन इंडिया अफेक्टेड द वीवर्स. और ये आपका 5 मार्कर क्वेश्चन है. नाउ यू कैन सी हियर इट इज रिटन मैनचेस्टर कम्स टू इंडिया. मैनचेस्टर उठ के नहीं आया था, मतलब यहाँ पर है कि उस वक्त में हाउ Manchester is one of the factory, you can say the leading industrial city in Britain. तो शुरू में तो हमारे यहाँ पर क्या था कि जो ब्रिटिश थी ना, they did not want Indian weavers and Indian industries to bloom up. ये चीज आप हर चीज में पढ़ोगे. और इसीलिए वो लोग क्या करते थे, इंडिया से एक्सपोर्ट को बंद कर देते थे. मतलब हमारा जो एक्सपोर्ट था पहले जहां 33% था, वो 3% पर आ गया. देन ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स गवर्नमेंट को जो है पुश करते थे टू import duty so that goods manufactured in Britain could be sold in England. They would also pressurize the East India Company to sell British manufactured goods in Indian markets. इंडिया में तो उस वक्त में वही था कि वीवर्स थे, हाट लगता था, वहीं पर सेल आउट होता था. लेकिन बाद में क्या हुआ, और यहाँ से पहले शुरू की बात बता रही हूँ मैं, यहाँ से हमारे कपड़े जाते थे. बाद में जो ये ब्रिटेन था, ब्रिटिश था, उन्होंने क्या किया, दे स्टॉप द क्लोथ्स एंड दे स्टार्टेड एक्सपोर्टिंग द रॉ मटेरियल फ्रॉम हियर. और आज भी बेटा रॉ मटेरियल हमेशा सस्ता होता है. अगर मैं ये दुपट्टा जो है, इफ आई हैव बॉट इट फॉर 200 रुपीज, तो इसका रॉ मटेरियल सिर्फ 2 पैसे में आता है. 2 पैसे में. आज भी जो रॉ मटेरियल की कीमत होती है वो काफी कम होती है. सो द मतलब कि इसीलिए मैन्युफैक्चरर्स चाहते थे कि यहाँ से रॉ मटेरियल जाए, और जो ब्रिटिश में वहां पे ब्रिटेन में जो बनता है, मैनचेस्टर में जो बनते हैं, वो कपड़े इंडिया में बिके क्योंकि वो कॉस्टली होंगे. तो इस वजह से हमारा जो इंडियन इम्पोर्ट मतलब कि इंडियन इम्पोर्ट था वो बढ़ गया और एक्सपोर्ट हमारा कम हो गया. अब प्रॉब्लम कहाँ आई पता है? प्रॉब्लम ये आई कि मशीन में जो चीजें होती हैं वो हमेशा सस्ती होती है. रीजन, दे आर मेड इन बल्क. एक कपड़ा लिया, उन्होंने डाला, दैट वुड कम आउट. वेयर एज हैंड वीविंग में यू आर टेलरिंग टू एवरीवन्स नीड. और इस वजह से क्या हुआ कि जो हैंडमेड गुड्स की जो वैल्यू इन इंडिया थी वो कम हो गई. और जो वीवर्स थे वो बेचारे जो है, मेनी ऑफ देम had to again face the problems. And cotton producing जहां एरियाज थी वहां पर भी प्रॉब्लम्स आई. बट देयर वाज अ सिविल वॉर इन यूएस. मतलब उनके आपस का झगड़ा था. सिविल वॉर का मतलब होता है व्हेन द पीपल इनसाइड द कंट्री आर अगेंस्ट देयर गवर्नमेंट. एंड कॉटन सप्लाई जो यूएस पहले ब्रिटेन को दे रही थी, क्योंकि यूएस से ही ब्रिटेन को आता था, तो वो कम हो गया. अब ब्रिटेन को चाहिए था कॉटन,
और दिस लेड टू ह्यूज शॉर्टेज ऑफ रॉ कॉटन, क्योंकि इंडिया से कॉटन जो है वो ब्रिटेन चला गया. Then the cotton factories began to come up in India, and लेकिन फिर भी जो ट्रेडिशनल हमारे कॉटन टेक्सटाइल्स थे वो हमारे खत्म हो गए. नाउ दे बॉट द मशीन मेड मैनचेस्टर, मतलब द मशीन मेड आपकी जो फैक्ट्रीज थी, दे स्टार्टेड कमिंग अप इन इंडिया. एंड द फर्स्ट, ये सारा जो ये वाला जो पूरा पैराग्राफ है, दिस ऑल कम्स इन द एमसीक्यूज और 1 मार्कर क्वेश्चन. If it is not coming in the MCQ, this comes in the 1 marker question, that where was the first cotton mill set up in India? The first was in Bombay. And then आपका जो jute mills था, that were in Bengal. Then Elgin mill करके इनका एक mill था, that was in Kanpur. And then Ahmedabad, and last but not the least was Madras. आपके पेपर में एक तो आता है बॉम्बे वाला, दूसरा आपका आता है बंगाल वाला. अब हमारे यहाँ पर भी वो मिल सेट हो गए, लेकिन ये जो मिल सेट हुए थे ना, इनके लिए लोग कहाँ से आएंगे? फ्रॉम वेयर द लेबर्स विल कम. तो जो बंगाल वाला एरिया था उसके लिए तो आपका जो कानपुर, जो उत्तर प्रदेश का एरिया, बिहार, यहाँ से उनको लेबर्स मिल गए. फॉर द बॉम्बे मेनी ऑफ द लेबर्स जो थे, दे वर, मतलब कि उनको लेकर आते थे फ्रॉम रत्नागिरी. रत्नागिरी बॉम्बे के पास एक जगह है, मतलब महाराष्ट्र के अंदर है. वहाँ के आम बहुत फेमस है, मैंगोज. रत्नागिरी मैंगोज आर वेरी वेरी फेमस. So many of the laborers had shifted from Ratnagiri to Bombay, and this also brought many problems in महाराष्ट्र, बॉम्बे. और बॉम्बे आपका ये वाला एरिया नहीं जिसको आज आप मुंबई समझते हो. बॉम्बे वाज अ प्लेस विच कंप्राइज्ड ऑफ some parts of Gujarat, some parts of Karnataka, some parts of Bombay. ये सारा आपका बॉम्बे आता था. एंड यहाँ पर क्या था, रहने की जगह नहीं थी, तो स्लम्स आपके आने लगे. जगह नहीं थी तो लोग स्लम्स में रहते थे, तो पानी की दिक्कत थी. एक आपका घर होता था, बीच में आंगन होता था और चारों तरफ आपके कमरे होते थे. एक कमरे के अंदर 10-10 जने रहते थे. 10 to 12 people used to stay in one room. Some of the people who did not get in these areas, they would start living up in the on the pavement. वहां पर टीन की छत बनाकर उन्होंने रहना शुरू कर दिया. This cropped up many other problems in the areas. तो हमारे यहाँ पर जो एक्चुअल एंटरप्रेन्योर्स हैं, मतलब जिनको हम बिजनेसमैन कहते हैं अपनी भाषा में आज की डेट पर, I'm not talking about Adani, or I'm not talking about Ambani. I'm talking about the first entrepreneurs. तो इंडिया के अंदर एक चीज क्या थी, मैंने आपको बताया. ब्लैक पेपर, that is from Kerala. Pearls from Machilipatnam, that is near Visakhapatnam. Then opium and indigo. ये ऐसी चीज थी जो हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट होता था. एंड ये जो एक्सपोर्ट होता था ये हमेशा ज्यादा होता था, और इससे जो पैसा उनको मिलता था, दैट द ब्रिटिश यूज्ड टू, they used it as the office charges also. Those students who have done making of global world, उसमें ये वाला था. तो उस वक्त में ओपियम वैसे तो होता है बेटा गांजा, चरस गांजा हम जिसको बोलते हैं. बट गांजा जो है, इट इज नॉट ओनली द वन विच इज यूज फॉर अ रॉन्ग पर्पस. गांजा, ओपियम इज यूज इन मेनी ऑफ द मेडिसिन्स. इट्स वन ऑफ द की इंग्रेडिएंट्स इन द मेडिसिन्स. तो यहाँ से आपका जो ओपियम है, आपका जो बिहार, ये वाला जो एरिया, ये पूरा आपका भरा हुआ है. भांग जिसको बोलते हैं, भांग, गांजा, ये सब यहाँ से ये एक्सपोर्ट होता था. एंड वहां से हम लोगों को मिलता था टी. तो जो हमारे इंडियंस थे, बड़े सारे इंडियंस, उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, दे बिकेम द मिडल मैन. वहां से जब सामान आता था तो उसे कहीं ना कहीं रखना पड़ता था. तो ये जो इंडियंस थे, लाइक टाटा, दिनशा पेटेट, हुकुमचंद, ये लोग वो थे
जिन्होंने मिडलमैन का काम किया, एंड दे यूज्ड टू फाइनेंस ब्रिटिश को भी, जो भी बिजनेसमैन होते थे उनको फाइनेंस करते थे, उनका सामान रखने में, उनके सामान को थ्रू द वाटर ट्रांसपोर्ट भेजने में मदद करते थे। एंड दिस वे हमारे यहाँ के जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, बिजनेसमैन है, वो पैदा हुए। एंड जो हमारे यहाँ फर्स्ट थे वो थे द्वारकानाथ टैगोर, जिन्होंने अपना स्टार्ट किया था। हाँ, वो अलग बात है कि वो बिजनेस बंद हो गया था। बाद में आपके टाटा, और टाटा तो आज आपके घर में नमक से लेकर हर चीज में है। We have the Tata vehicles, we have the Tata Namak, we have Tata in every. But this was how the first Tata mills were set up. और आपका जो पहला स्टार्ट हुआ था वो हुआ था आपका इन जमशेदपुर, जो स्टील मिल स्टार्ट हुआ था। एंड दैट इज वाई उस एरिया का नाम जमशेदपुर है, क्योंकि उनका नाम था जमशेद जी टाटा। तो हमारे यहाँ टाटा, देन हुकुमचंद, देन आपके बिरला, देन आपके इस तरीके से द एंटरप्रेन्योर स्टार्टेड सेटिंग अप देयर ओन इंडस्ट्रीज। बॉम्बे, देन आपका जमशेदपुर, कलकत्ता। अगर आप किसी भी बिजनेस का हिस्ट्री पढ़ोगे ना विकीपीडिया में, तो यू विल फाइंड दैट दे हैव द ट्रेसेस टू सूरत, बॉम्बे, कलकत्ता। इन्हीं में यहाँ पे ही से इनका स्टार्ट हुआ था। तो दिस वाज हाउ हमारे यहाँ के जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जिनको आज हम जानते हैं, द टाटाज एंड बिरलास, दे केम अप। मेनी ऑफ देम पेरिश्ड, कई लोग जो है उनका बिजनेस कम हो गया था। देन they even accumulated the money through Burma. Burma आज का जो है आपका यंगून है। एंड देन थोड़ा थोड़ा हमारा जो है बिजनेस स्टार्ट हुआ। बट जो हमारे ट्रेडिशनल वीवर्स थे, हमारा जो ट्रेडिशनल जो बिजनेस था, वो हमारा खत्म हो गया था। तो कैसे हमारी इंडस्ट्री सेटअप हुई थी, ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे। स्टार्टिंग में तो दिस वाज ओनली द ब्रिटिश प्लेयर्स, उनके रूल्स होते थे, एंड विद इन देयर रूल्स वी यूज्ड टू वर्क आउट। बट हाउ द इंडियन इंडस्ट्रीज केम वाज अ स्ट्रेंज, मतलब कि एक, मतलब आप कह सकते हो कि दैट वाज अ मिरेकल। ये तो एंटरप्रेन्योर्स थे जिन्होंने पैसा लगाया था एंड बिजनेस को सेट किया था। टी वाज नॉट मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम इंडिया। टी का लार्जेस्ट एक्सपोर्टर वाज एट अर्लियर टाइम्स चाइना, बिकॉज टी वॉज इन्वेंटेड इन चाइना। अगर आपको, आपने वो याद हो, इंग्लिश में हमने ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया में पढ़ा था, टी वॉज फर्स्ट इन्वेंटेड इन चाइना एंड देन इट वॉज एक्सपोर्टेड फ्रॉम चाइना टू अदर कंट्रीज। वेयर एज इंडिया के अंदर ये जो आपका एरिया है, इफ यू गो टू द आउटस्कर्ट्स ऑफ बिहार, झारखंड वगैरह में, यू विल फाइंड दिस गांजा एंड ये वाला जो, मतलब कि जो आपकी भांग वगैरह के जो पौधे हैं ना, वो बिल्कुल जंगल की तरह होते हैं। तो दिस वॉज एक्सपोर्टेड, यहाँ से इनको काट कर वहां भेजा जाता था फॉर द ड्रग पर्पस, एंड उसके बदले उनसे हम लोग टी मंगवाते थे। और जो आपका माइनस होता था, मतलब हमारा तो ज्यादा पैसा होता था क्योंकि हम तो यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और टी सस्ता होता था, तो जो उनको पैसा एक्स्ट्रा मिलता था, ब्रिटिश जो है वो अपने ऑफिसर्स को, ऑफिसर्स की सैलरी देने के लिए उन पैसों को यूज करते थे। As I have already told you that how the workers came. तो मैंने आपको बताया कि कलकत्ता के लिए तो आपका कानपुर, ये वाला जो एरिया था, दैट इज आपका यूनाइटेड प्रोविंस आपके थे, मध्य प्रदेश, कानपुर, इन जगहों से आते थे। Whereas for Bombay it was Ratnagiri and the nearby areas. अभी आज की डेट पर अगर हम बोलते हैं तो नागपुर, पुणे, रत्नागिरी, ये एरियाज होते थे। अब कुछ लोगों को तो अच्छी जॉब मिल गई। हम लोगों ने ब्रिटेन वाले में पढ़ा था गुमाश्ता, याद रखना, ठीक है। और हमारे यहाँ पर क्या, मतलब कि गुमाश्ता हमने पढ़े थे, जो ब्रिटिश ने लगा रखे थे हमारे वीवर्स को पैसा देने के लिए, गुमाश्ता। एंड दूसरा आपका वर्ड आता है जॉबर। दो अलग टर्म्स हैं बेटा। गुमाश्तास होते थे पपेट्स ऑफ द ब्रिटिश, जो वीवर्स को पैसा देना, सप्लाई देना, वो काम करते थे।
दूसरा क्या था, अब कुछ लोग जॉब जाकर पुराने 1950s 60s की अगर मूवी, मैं तो खुद भी नहीं देखना पसंद करती, बट उसमें देखोगे ना तो आप देखोगे कि कुछ लोग जाकर शहर में सेट हो जाते थे। नाउ शहर में उन लोगों का अच्छा बोलबाला होता था, मतलब वो ट्रेड यूनियन वगैरह में होते थे, तो वो लोग अपने घर वर जाते थे। तो जब ये लोग घर जाते थे तो ये जो उनके मालिक होते थे वो लोग कहते थे कि भाई अगर आपके घर के आसपास में या फिर आपके घर में कोई नौकरी करने के लिए तैयार है तो उसको ले आओ। एंड धीरे 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 इन लोगों का नाम पड़ गया जॉबर। ये मैंने इसलिए डार्क में लिखा हुआ है क्योंकि पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है कि हु इज अ जॉबर और उसका काम क्या होता था। तो जॉबर होता था एक ऐसा आदमी जो ऑलरेडी इंडस्ट्री में काम करता था, ट्रस्टेड वर्कर जो ऑलरेडी वहां काम करता था। और मालिक जो है वो उनको बोलते थे कि भाई अपने अपने गांव से, अपने जान पहचान से और लेकर आ जाओ। तो जॉबर जो है उसकी पोजीशन बन गई। अब वो जब भी गांव जाएगा, अपने गांव जाएगा, वहां से लेकर आएगा लोगों को। इनफैक्ट उनको हेल्प भी करेगा, फाइनेंशियली उनको हेल्प करेगा, उनको जगह भी दिलवाएगा। लेकिन लेटर ऑन यही जॉबर जो है ही बिकेम एरोगेंट। अब वो कहता था कि भाई नौकरी लगनी है तो पैसा लाओ। एंड दिस लेड टू द करप्शन एंड वर्कर्स की लाइफ पर वो कंट्रोल करता था। अब वर्कर्स जो हैं उनको डर लगा रहता था कि अगर हमने जॉबर की बात नहीं सुनी, उनकी उल्टी सीधी मांगे, बहुत सारी काम करवाता था वो। फॉर एग्जाम्पल अपने घर में आके अपनी बीवी को बोलना मेरे घर में आके काम करके जाएंगी। Now the jobber used to have the influence. But this was how many of the middlemen started arising in the job market. क्योंकि लोगों को नौकरी चाहिए होती थी और नौकरी नहीं मिलती थी तो वो कहाँ जाएंगे। इफ दे हैड एनी इन्फ्लुएंस, उनका कोई जान पहचान है तो उनको नौकरी भी मिल जाएगी, घर भी मिल जाएगा। बट अगर वो नहीं होता था तो देन दे हैड टू सेटल डाउन ऑन द रोड्स। So this was how the proper system of what we call as industries came up. पहले हमारी इंडस्ट्रीज क्या थी? The weavers who used to work on their part-time basis. जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, they used to send the अपने जो है पपेट्स को बेचते थे to get the things done. Later on आपके फ्लाइंग शटल आपका होता है। फ्लाइंग का मतलब आप समझ सकते हो, फ्लाइंग का मतलब उड़ने वाला नहीं। इट वुड बी देयर इन द वो, और उसके अंदर जो है टेक्नोलॉजी आपकी डेवलप हुई। तो उससे वीवर्स को काफी फायदा भी हुआ, बिकॉज पहले दे वर नॉट हैविंग द उनको स्पिन करने में मुश्किल होती थी। बट फ्लाइंग शटल से उनका जो है काम थोड़ा आसान हुआ। देन हमारे यहाँ पर जैसे पहले हैंड लूम था, देन मशीन के लूम आपके आने लग गए, मशीनों से आपका जो है लूम चलने लग गया। तो थोड़ा सा उसमें फायदा हुआ, स्पिनिंग में आपके चेंजेस आई। तो मेनी ऑफ द वीवर्स वर बेनिफिटेड ड्यूरिंग मतलब कि ड्यूरिंग ऑल दीज क्राइसिस आल्सो, बट मेनी ऑफ देम इवन हैड टू फेस द प्रॉब्लम्स। नाउ एज आई सेड, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इंडिया के अंदर इंडस्ट्रीज आने का एक बहुत ही स्ट्रेंज, मतलब कि मिराकल आप कह सकते। बेसिकली हमारे यहाँ पर जितने भी इम्पोर्ट है, एक्सपोर्ट है, वॉट एवर वी वर हैविंग, एवरीथिंग वाज कंट्रोल्ड बाय द यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसीज ओनली। नाउ उनके लिए क्या था, बेसिकली यूरोपियंस जो थे वो चाहते थे यहाँ पर जो बड़ी बड़ी एरियाज हैं उसको क्लीन करके वहां प्लांटेशंस लगाएं, जिसमें वो लोग बनाना, टी, कॉफी, इंडिगो, जूट्स, ये लोग, ये चीजें जो हैं जिनको हम लोगों ने एग्रीकल्चर में पढ़ा था एज द कैश क्रॉप्स हम बोल सकते हैं, या प्लांटेशंस हम बोलते हैं, कमर्शियल, उनको बेसिकली कमर्शियल क्रॉप्स में ही ज्यादा था। और ऑन द अदर हैंड अगर हम बिजनेस की तरफ देखें तो प्रॉब्लम क्या थी कि इंडियन बिजनेसमैन के पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी कि वो लोग मैनचेस्टर गुड्स को compete कर सके। फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ पर आता था कोर्स, कोर्स का मतलब होता है दरदरा, हार्श, हार्श कॉटन यार्न, जो कि हैंडलूम में यूज हो सकता था, मशीन में यूज नहीं हो सकता था। तो हम लोग उनके बराबर तो कर नहीं सकते थे, उनका तो कम्प्लीटली इलेक्ट्रिकल बेस्ड था।
तो शुरू में तो काफी प्रॉब्लम्स थी. दूसरी बात, इन इंडिया वी वर आल्सो फेसिंग द स्वदेशी मूवमेंट, जो हमने नेशनलिज्म इन इंडिया में पढ़ा था कि स्वदेशी मूवमेंट के दौरान द इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स वर बॉयकॉटेड. एंड स्वदेशी यानी कि हाथों से बने अपने हैंडलूम या फिर आपका जो है खादी, उन पर था. देन many of the businessmen even pressurized the government to increase the tariff protection and grant. इस तरीके से हमारा जो बिजनेस था, जो छोटे छोटे बिजनेसमैन थे, जो एक्चुअल इंडियन ओरिजिन बिजनेस थे, दे वर फेसिंग टफ कॉम्पिटिशंस. देन चाइना, जापान से जो सामान आने लगा वो सस्ता था, और इसीलिए इंडियन मैन्युफैक्चरर्स हैड टू शिफ्ट फ्रॉम यार्न टू क्लॉथ प्रोडक्शन, और हम लोगों ने क्लॉथ को बनाना शुरू किया. स्टार्टिंग में तो हमारे इंडस्ट्रीज ऐसा नहीं था. We were very slow because the British did not give the permission to the Indian industrialists to set up the business. अगर इंडियंस को बिजनेस सेटअप करना होता था तो दे हैड टू गो थ्रू मेनी रेगुलेशंस. लेकिन तभी आपका 1914 से 18 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, और ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था, दिस वाज एक्चुअली अ मिरेकल फॉर इंडियंस. व्हाई? बिकॉज ब्रिटेन, अमेरिका, सब उस वक्त में जो है लड़ाई में दे वर ऑल बिजी, एंड ब्रिटिश मिल वर ओनली प्रोड्यूसिंग द थिंग्स विच वर नीडेड फॉर द आर्मी. तो वो लोग अब यहाँ इंडिया को इंपोर्ट नहीं कर सकते थे सामान को, बिकॉज उनको अपनी ही जगहों पे ज्यादा जरूरत थी. सो देयर वाज अब जो इंडियन इंडस्ट्रीज थी उनको आने में फायदा हो गया. देन ब्रिटिश आर्मी, उनके जो घोड़े होते थे, हॉर्स के ऊपर जो आपका नाल पहनाया जाता है, देन आपके कॉटन क्लोथ्स, इन सब की जो है डिमांड ज्यादा हो गई. एंड द ब्रिटिश गेव ओपन लाइसेंस टू इंडियन एंटरप्रेन्योर्स, एंड दस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बिकेम, हम लोगों के लिए दैट बिकेम अ बून. मतलब वर्ल्ड वॉर तो एक अलग बात है, लेकिन उसकी वजह से हमारे जो इंडियन इंडस्ट्रीज हैं वो बहुत जल्दी सेटअप हो गए. और एक बार जब वॉर खत्म हुआ ना, तो जो मैनचेस्टर जो पहले इंपोर्ट करता था अपना, मतलब हमारे को यहाँ पर भेजता था जो सामान, दैट कुड नॉट बी डन. Now the British industry could not compete with US, German and Japan, and now the Indian industries had already set up. And this is how the Indian industrial growth came up. हमारे entrepreneurs कौन थे? टाटा, बिरला, ये सब थे, जिन्होंने कैसे पैसा कमाया था? by becoming the middleman. बेसिकली उस वक्त में हमारा जो इंडस्ट्री था, अभी भी अगर आप देखोगे तो मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड इन सूरत, या फिर अगर आप जूट मिल्स को देखोगे तो आज भी मोस्ट ऑफ देम आर इन द बंगाल. और बंगाल हमारा जो है उस वक्त में, बांग्लादेश वाज आल्सो पार्ट ऑफ इंडिया, दैट वाज आल्सो पार्ट ऑफ इंडिया. वो तो पाकिस्तान जब हमारा अलग हुआ था तब हमारा बांग्लादेश अलग होके गया था. तो स्मॉल स्केल का जो प्रोडक्शन था वो बाकी जगहों पे रहता था, लेकिन जो लार्जर सेगमेंट था, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज जो थी, वो इन एरियाज में रहता था. देन हैंडीक्राफ्ट भी जो है, इट ऑल्सो स्टार्टेड एक्सपैंडिंग. एज आई सेड, फ्लाइंग शटल आए, उससे हैंडीक्राफ्ट में मतलब कि थोड़ा सा फर्क पड़ा. मेनी ऑफ द हैंडलूम्स वर फिट विद द फ्लाई शटल्स. And in this manner, Travancore, Madras, Mysore, Travancore अभी तो नहीं है, बट केरला, मद्रास आपका द सदर्न पोर्शन, मैसूर आपका बेंगलुरु, कोचीन, बंगाल, धीरे धीरे छोटे इनोवेशंस के साथ में जो है हमारा हैंडलूम सेक्टर भी थोड़ा सा आगे आ गया. बट स्टिल टिल 1970, यही रीजन था. मैं कल जब आपको ग्लोबलाइजेशन करवा रही थी तो बार बार मैं आपको ये बात बता रही थी, यही रीजन था कि इंडियन एंटरप्रेन्योर्स, इंडियन इंडस्ट्रीज कुड नॉट compete on the global market.
क्योंकि हमारे पास ना ही इतना कैपिटल था और ना ही हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी थी. दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ द वर्ड व्हाट वी कॉल एज ग्लोबलाइजेशन कि हम ये सारी चीजों को आज अपने घरों में देख सकते हैं. We are able to watch TV or mobile. That is only because now these things are easily exchangeable. अब ये वाला जो लास्ट वाला पोर्शन है ना, दिस आई लाइक वेरी मच. आज आपको क्या है, if you want to eat, and I know 99.9% all the children, मम्मी वो वाला जो मतलब कि वो वाला जो मैगी आया है वो खाना है. अगर आज मैगी हम लोगों के घर में बनता है ना, तो उसका सारा श्रेय जो है दैट गोज टू एडवर्टाइजमेंट माता. दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ द एडवर्टाइजमेंट माता कि हम लोगों को पता है कि मैगी नाम की चीज भी दुनिया में है. लेकिन ऐसा उन दिनों में नहीं होता था. अब मैन्युफैक्चरर्स तो होते थे, टीवी तो होता नहीं था. टीवी हमारे इंडिया के अंदर 1956 में आया था एंड इट वाज नॉट इन ऑल द हाउसेस. अगेन द सेम मेरा 5 पन्नों का भाषण दैट उस वक्त में तो आपके टीवी वर नॉट, टीवी किसी किसी के घर में होता था. तो एडवर्टाइजमेंट कौन कौन देखता था? नोबडी. इट वाज ओनली थ्रू द रेडियो. देन जिन दुकानों में आप जाते थे ना, तो वहां पर जो है कैलेंडर लगा हुआ होगा, या फिर जब आपको सामान देंगे तो उसके थ्रू जो है दे वुड ट्राई. तो एडवर्टाइजमेंट कैसे होते थे आपको पता है? जो आपके कपड़े होंगे ना, उसमें लिखा होगा मेड इन मैनचेस्टर. वो मैनचेस्टर में बना नहीं है, लेकिन वो एक होता था ना इम्पोर्टेड. इम्पोर्टेड, भाई इम्पोर्टेड सामान है, तो दैट वुड बी कंसिडर्ड एज अ साइन ऑफ गुड क्वालिटी. देन लेबल्स में खूबसूरत चीजें बनी होनी. देन जो आपके कैलेंडर्स होते थे ना, उनमें कृष्ण भगवान बने होते थे, माता धरती माता बनी होती थी, क्योंकि उस वक्त हमारा जो था नेशनल मूवमेंट चल रहा था. तो धरती माता. एंड देन ये जो एडवर्टीजमेंट होते थे ना, जो कैलेंडर होता था ना, वो बहुत सुंदर वाले पेपर में बनता था. नॉर्मल वाले पेपर में नहीं बनता था, वो शाइनी पेपर में बनता था. तो लोगों को बड़ा अच्छा लगता था कि वो कैलेंडर हमारे घर में हो. मतलब एक टाइम तो, अब तो मेरे ख्याल में देयर इज हार्डली एनीवन जिनके घर में कैलेंडर होता होगा. एक टाइम तो ऐसा था कि कैलेंडर्स लगाना एक, मतलब दैट वाज आल्सो अ स्टेटस. नॉर्मल 1 2 3 4 5 6 वाला कैलेंडर भी होता था, और वो भगवान का बना हुआ. जो आई डोंट नो आप में से कितने बच्चों ने कभी सुना होगा ग्राइप वाटर. जो बच्चा जब पैदा होता है, तो आपकी बुक में बना हुआ, ये मैं खुद एग्जाम्पल नहीं दे रही हूँ. तो ये जो है ग्राइप वाटर दिया जाता है. दैट इज बिकॉज बच्चे को गैस हो जाता है, तो बच्चे को थोड़ा सा ग्राइप वाटर देते. दैट्स एन अजवाइन का पानी एक्चुअली. आजकल तो बड़े सारी कंपनीज हैं, तो उन दिनों में तो एक ही आता था, और एक बड़ा फेमस एडवर्टाइजमेंट था, पता है हर माँ को चाहिए बच्चे को वुडवर्ड ग्राइप वाटर. तो ये जो वुडवर्ड कंपनी थी ना, दिस विल बी प्रिंटिंग द पिक्चर ऑफ गॉड कृष्णा. लॉर्ड कृष्णा की पिक्चर लगाती थी, क्योंकि सब लोग कहते हैं ना कान्हा मेरा कृष्ण कन्हैया. बेटा तो हमेशा कृष्ण कन्हैया ही होता है. दैट इज वाई वो गोपियों के साथ फिरता तो भी माँ बाप कुछ नहीं बोलते, है ना. तो ये पिक्चर लगाई जाती थी. आपकी बुक में ये पिक्चर बनी हुई है, देखना. देन बिकॉज वी वर ऑल्सो डीलिंग विद द नेशनल मूवमेंट, तो हमारे जो भारत माता की जो फोटोज होती थी, नेशनल मैसेजेस होते थे, मेड इन इंडिया करके, ये सारी चीजें जो है, दे वर द वे हाउ द प्रोडक्ट्स वर एडवर्टाइज्ड. एंड कैलेंडर्स, while you are buying something, उसको देना, डिस्ट्रीब्यूट करना, दैट बिकेम. पहले तो ये होता था कि कैलेंडर जो है वो सिर्फ एक, हम लोग जो है आलमनक बोलते थे, जिसमें हमें डेट्स पता होती थी, आज अमावस है कल ये. बट नाउ इट ऑल्सो बिकेम द ब्यूटी ऑफ अवर वॉल्स. एंड इसके थ्रू मेनी ऑफ द कंपनीज अभी भी, इनफैक्ट अभी तो मुझे नहीं पता है, बट ये स्टिल 2000 तक तो मैंने बहुत सारी कंपनीज को देखा है जो अपने ऊपर फोटोज बनाते थे, अपनी कंपनी का नाम लिखते थे, हर एक मतलब कि पन्ने पे उनका एक एक प्रोडक्ट जो है उसको डालते थे. एंड दिस इज हाउ द मैन्युफैक्चरर्स यूज टू ल्योर द पीपल. ल्योर का मतलब होता है उनको लालच देना, टू बाय द प्रोडक्ट.
because that was not the time when you used to have the radio or TV. और रेडियो में भी जो एड्स होते थे ना वो बहुत कम होते थे. अभी तो 1 घंटे के अंदर एक प्रोडक्ट का 4 ऐड आ जाता है, बट उन दिनों में 4 दिनों में एक ऐड आता था. मूवी के दौरान ऐड देना वॉज वेरी डिफिकल्ट. और अगर आप पुराने जमाने के अगर एड्स को सुनोगे ना तो आप अपना, अगर आपको रोना आ रहा होगा तो आप पेट पकड़ के हंसोगे. So they were not, because they were all sung by the people who could. अभी एनी मतलब कोई भी प्रोडक्ट ले लो, कोई भी प्रोडक्ट ले लो, and you can see Alia Bhatt also coming on that ad, Pooja Bhatt also coming on that ad, and Amitabh Bachchan also coming on ad. ऐसा नहीं था. 70s तक तो मेनली आपके एड्स होते थे ऑन द न्यूज़पेपर के किसी एक पन्ने में, देन आपका कैलेंडर था. बाद में क्या होता था, जो लोग एड के लिए काम करते थे वो सस्ते वाले लोग होते थे, एंड जो एक्टर्स होते थे दे नेवर वर्क फॉर द एड. आजकल तो लोग मूवीज में या फिर क्रिकेट में जाना ही इसलिए चाहते हैं क्योंकि वो एड में आएंगे. दे वांट टू बिकम फेमस. कैसे फेमस होना चाहते हैं? दे डोंट वांट टू प्ले क्रिकेट, दे वांट टू बिकम, उनको ब्रांड एम्बेसडर बना दिया जाएगा. बट दिस वाज नॉट द वे. दिस इज ओनली आफ्टर द ग्लोबलाइजेशन एरा कि ये सब चीजें स्टार्ट हुई थी. टुडे एनी प्रोडक्ट, एनी एक्टर वुड कम, उसको पैसा दिया, वो आएगा, अपना स्माइलिंग चेहरा दिखाएगा, आपको कहेगा ये खा लो, वो खा लो, ये ले लो, वो ले लो. पहले ऐसा नहीं होता था. ऑल दीज सेलिब्रिटीज, ऑल दोज पीपल हु आर प्लेयर्स और एनीवन, they would not come on the TVs or ads. Only इसके लिए specified people होते थे, मॉडल्स जिनको बोला जाता था. एंड देन दे वर द वन जिनको हम लोग हम अपने उसमें भाषा में, अगर आज की डेट में मैं बोलूँ ना तो बच्चे बोलेंगे हाँ, उनको कैलेंडर गर्ल्स बोला जाता था, बिकॉज दे यूज्ड टू बी ओनली ऑन द कैलेंडर्स. नाउ कैलेंडर गर्ल्स इज वन ऑफ द, गाली बोल सकते हो आप, क्योंकि नाउ इट इज रिलेटेड टू सम वल्गैरिटी. पहले ये होता था कि दीज पीपल वर द वन. एंड दिस वाज हाउ इंडस्ट्रीज आई, from small time workers who used to work in their field. Then the weavers were given the money by the producers. Then shift in the technology, weaving industry आपकी बंद हुई. Then छोटी छोटी industries of आपकी जो है which were started by some entrepreneurs वो आई. लेकिन फिर भी जो बड़ी इंडस्ट्रीज थी वो कम थी और छोटी छोटी इंडस्ट्रीज स्कैटर्ड थी. लेकिन फिर वही प्रॉब्लम था, छोटी इंडस्ट्रीज से हम लोगों को इतना ग्रोथ नहीं मिलता था. एंड देन द ब्रिटिश पॉलिसी हैड आल्सो स्टॉप्ड इंडियन इंडस्ट्रीज फ्रॉम फ्लरिशिंग. इंडिया के इंडस्ट्रियलिस्ट को दे वर नॉट अलाउड टू इजीली इंपोर्ट और एक्सपोर्ट. वो लोकल मार्केट में बेच सकते थे बट दे कुड नॉट compete with the global market. And this became a drawback for the Indian industries. But it was only after the First World War when Indian industrialists जो है, they also got the importance. That was because Britain was very much busy in the war field. उनको जो है, जो उनका पहले टाई अप था विथ यूएस वो कट हो गया. And many of the Indian industries, specifically the textile industry जो है, that got a boom up. But still the workers, then हमारी जो बेसिकली इंडस्ट्रीज होती हैं वो स्टार्ट होती हैं फ्रॉम द ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज. उनको काफी फर्क हुआ था. आज भी अगर आप देखोगे, हम लोग नेक्स्ट चैप्टर इन ज्योग्राफी पढ़ेंगे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में. आज भी अगर आप देखोगे तो हमारे जो हैंडलूम्स हैं विच आर मोर पॉपुलर, हमारे यहाँ पर अभी भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज जो हैं, दे आर डिपेंडेंट ऑन द हैंडलूम, हाथों वाला लूम. लेकिन अभी आपके पास मशीन लूम है. स्टिल there are many industries which are only dependent on the handloom, and that is why हमारा production supply में कहीं ना कहीं problems होती हैं. And that is why still the industrial sector in India has not developed to that extent जितना उसको हो जाना चाहिए था. So that is why I told you yesterday also, today also, that when we talk about the age of industrialization, you will correlate it कि आज हम ग्लोबलाइजेशन है तो दिस इज ओनली आफ्टर 1990s. और इसीलिए
47 के बाद 70 तक इंडियन गवर्नमेंट ने काफी कंट्रोल कर रखा था ताकि इंडियन इंडस्ट्रीज जो है अपने आप ग्रो कर पाए. But when in 1990s we had some problems and we faced tough competition from the international market, तो गवर्नमेंट ने लिबरलाइजेशन पॉलिसी के थ्रू जो है फॉरेन कंपनीज को हमारे यहाँ पर जो है अलाउ किया था टू सेट अप देयर इंडस्ट्रीज और सेट अप देयर मतलब कि बाय द एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज और जॉइनिंग द हैंड्स विद जॉइंट वेंचर, ये बाद में उन्होंने सेटअप किया था. So this is how what we say making of a global world. जिन बच्चों ने वो पढ़ा है उन्होंने देखा होगा पहले आपकी टेक्नोलॉजी नहीं था. Then how the global world came, how trade, people, capital started moving. Then how it affected the small time what we call as industries. अगर हम यूरोप के बारे में बात करते हैं वहां पर भी इंडस्ट्रीज केम अप इन पॉकेट्स. पॉकेट्स मतलब छोटे छोटी जगहों पर. एंड देन वहां पर भी वहां जो वर्कर्स थे उनको प्रॉब्लम्स आई. बट विद द एक्सपेंशन ऑफ रेलवेज ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्रीज वहां ग्रो होने लगी. आपके जो वर्कर्स थे उनका जो है स्टेटस थोड़ा बढ़ गया. एंड देन इट ऑल्सो बिकेम द प्लेटफॉर्म फॉर अदर कंट्रीज. पैरेलली अगर हम इंडिया को देखते हैं तो बिकॉज ऑफ द कंट्रोल बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द ब्रिटिश, Indian industry had a setback, and that is how slowly and steadily the industries came up. Today for us, industries means a large, हमारे लिए industrialist मतलब हमारे दिमाग में एकदम ऐसे बत्ती जलती, ओ मुकेश अंबानी. लेकिन ये जो मुकेश अंबानी का सफर है, अगर आप रिलायंस का भी सफर देखोगे ना, उनके जो फादर का, he was जस्ट आप लोग जैसे स्कूल में पढ़ते थे, ही नेवर वांटेड टू स्टडी. देन ही वर्कड एज अ पेट्रोल पंप में पेट्रोल भरने का काम करते थे इन सम यूएई किसी उसमें. वहां से वो पैसा इकट्ठा करके लेकर आए. उन्होंने अपने मामा या पता नहीं कौन थे रिलेटिव, उनके साथ द फर्स्ट स्मॉल आपका विमल टेक्सटाइल स्टार्ट हुआ था. कभी देखना विमल टेक्सटाइल्स कितना छोटा सा था. और उनका जो पहला जिसको वो ऑफिस बोलते हैं, दैट वाज ओनली अ स्मॉल cabin with 2 chairs. Today, in 2022, Reliance is one of the top most industries among the world. But ये जो pace है, this is what we call as age of industrialization.